वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम मुल्क की मईशत की बात करेंगे, जहां पे वजारत खजाना और IMF मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF मिशन से मुज़ाकरात में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए कोई डेडलाइन ना मिल सकी। FDR हुकाम ने भी वर्चुअल मुज़ाकरात में महसूलात के शॉर्टफॉल पर बातचीत की। बिल्कुल जी, और हुकूमत की जो तजावीज़ है उनके बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को जो है वो फारिग कर रही है और महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं, ये कहना है कैसर बंगाली साहब का। और इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए शायद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद है। शायद सबसे पहले बताइए, ग्रेड 1 से 16-17 की क्या बात है? 17 से 22वें ग्रेड्स के जो अफसरान उनको बचाया जा रहा है, तो ये तमाम तर मामलात क्या हैं असल में? देखिए, ये हुकूमत ने जो राइट साइजिंग के हवाले से इदारों की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के अंदर जो है ये तमाम तजावीज़ जो है उस कमेटी ने, ये हाई पावर कमेटी थी जिसमें डॉक्टर कैसर बंगाली भी शामिल थे, और इसमें ये तय करना था कि कौन से इदारे बंद करने हैं। इब्तदाई तौर पर 28 इदारों का नाम जो है वह फहरिस्त में शामिल किया गया था और उन्हें बंद करना था और उनके मुलाजमीन को जो है वो फारिग करना था या दूसरे इदारों में एडजस्ट करना था। और इस तरह पाकिस्तान को जो है कौमी खजाने को, जो उन इदारों को जिनकी जरूरत नहीं है उनको बंद करके खजाने में जो है खजाने के जो नुकसानात होते हैं उनको बचाना था। अब डॉक्टर कैसर बंगाली ने उस कमेटी से रिजाइन कर दिया है और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अब जो इस्तीफा दिया है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैंने इनको तजावीज दी हैं कि आप ग्रेड 17 से लेकर जो 22 तक के मुलाजमीन हैं उनको फारिग करें, लेकिन हुकूमत जो है वो उनको नहीं छेड़ रही और बल्कि जो नीचे प्रोटेक्ट कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है और निचले तबके के जो मुलाजमीन है 1 से 17 तक के उनको फारिग किया जा रहा है। और उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें जी, ग्रेड 22 के एक अफसर है, अगर उसको फारिग कर दिया जाए तो उसकी तनख्वाह में कम से कम जो है 10 जो मुलाजमीन दूसरे हैं उनके घर चल सकते हैं और उनका घर जो है रोजगार चलता रहेगा, वो बेरोजगार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक ग्रेड 22 के अफसर को बचाएंगे तो तकरीबन 10 मुलाजमीन को आपको फारिग करना पड़ेगा और 10 घर जो हैं वो इससे मुतासिर होंगे। तो डॉक्टर कैसर बंगाली ने इसके ऊपर एतराज किया और एतराज करते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अभी हुकूमत ने उनका जवाब भी दिया है कि नहीं जी, हम ग्रेड 1 से 17 को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। उसके जवाब में हुकूमत ने भी एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन अभी तक ये कंडीशन है कि डॉक्टर कैसर बंगाली इस कमेटी से अलग हो चुके हैं। अच्छा, शायद मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह IMF के मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, पहले हम देखते थे कि स्टाफ लेवल मुआहिदा ही बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब वो मुआहिदा हो चुका है तो क्यों एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रहा? देखें, ये 30 अगस्त को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का IMF का इजलास होना था, उसमें पाकिस्तान का केस पुट होना था। जब स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था तो उस वक्त ये बात थी। लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान ने जो उसको कमिटमेंट्स दी थी हमने IMF को, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, जिसमें सबसे बड़ी कमिटमेंट जो है वो कर्ज रोल ओवर कराने की है। जो हमारे 3 दोस्त मुल्क हैं जिसमें चीन है, सऊदी अरब है और UAE है, उनसे हमने अपने कर्ज रोल ओवर कराने हैं। और IMF का ये कहना है कि जब तक आप ये कर्ज रोल ओवर नहीं कराएंगे उस वक्त तक आपका जो केस है वो उसमें नहीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश नहीं किया जाएगा। और कर्ज रोल ओवर कराने के हवाले से तीनों ये जो हमारे दोस्त मुल्क हैं वो इस हवाले से झिझक का शिकार हैं कि पहले भी हमने पाकिस्तान ने उनसे 2 दफा ये कर्ज रोल ओवर कराया है। अब मजीद पाकिस्तान उनको जो है वो 1 से 2 साल के लिए ये कर्ज जो है इसको रोल ओवर करने के लिए कह रहा है। अभी सऊदीया के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है, और उसमें सऊदीया जो है वो रेकोडेक के अंदर जो है एक सरमायाकारी करने जा रहा है। ये तकरीबन शुनीर जी है, कल वजीर पेट्रोलियम है, उन्होंने भी कल मीडिया को बताया कि वो बहुत करीब आ चुका है मुआहिदा, और जैसे ही वो मुआहिदा होगा जिसमें तकरीबन 85 अरब डॉलर का जो है सरमायाकारी उसमें होगी, तो साथ ही जो है वो चीन भी कर्ज रोल ओवर करेगा और UAE की तरफ से ये खबर आएगी। उसके बाद ये अभी जो 7-8 सितंबर तक का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो जारी हुआ है शेड्यूल, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। उसमें दूसरी बड़ी बात जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स दी थी, जिसमें ये इदारों की राइट साइजिंग करना थी, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाना था, जिसमें ताजरों पर टैक्स लगना था। तो हुकूमत को उस तरह से भी शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स, जब हम इदारे बंद करने की बात की गई, यूटिलिटी स्टोर्स के जो वो सड़कों पर आ गए,
PWD के कल जो है शदीद एहतजाज चलता रहा और दूसरे इदारों ने भी एहतजाज की धमकियां दी हैं, तो हुकूमत को शदीद वहां से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है जो ताजरों की तरफ से आपने देखा कि जिस तरह हड़ताल की गई है, तो ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी और अभी तक ताजरों के साथ इवन कोई मामला तय नहीं हुआ। IPPs के खिलाफ जो है वो किसान भी जो है वो हमें एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। अगर ताजरान की बात की जाए तो उनकी भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो, वो फिर से ऐलान कर चुके हैं हड़ताल का, तो ये वापस होने जा रहा है सब। देखिए अभी FBR के साथ इस वक्त जो है वो ताजरों के कल भी मुज़ाकरात हुए, परसों भी हुए, 2 दिन से जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो ताजरों ने अपनी शराइत रखी हैं और FBR की तरफ से उसके ऊपर मामलात अब फिलहाल तो आगे बढ़ते दिखाई नहीं देते। और ताजरों ने 3 दिन की अब हड़ताल की जो है ना वो ऐलान कर रखा है कि हम 3 रोज के लिए जो है शटर डाउन करेंगे। और उसके बाद ताजरों की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारे मुतालबात फिर भी ना माने गए तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो कारोबार को बंद करेंगे। तो हुकूमत के लिए ये बड़ा थ्रेट है, क्योंकि एक दिन अगर बंद रहता है तो अरबों रुपए का नुकसान जो है वो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में भी होता है। बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है हुकूमत को। आप क्या समझते हैं कि IMF की तरफ से डू मोर के जो मुतालिबात है ना पाकिस्तान से, वो क्या क्या हैं? अभी तक पाकिस्तान ने कितना काम कर लिया है और कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो मजीद कड़े साबित होने जा रहे हैं हमारी आवाम के लिए खास तौर पर? देखें, ये जो 37 माह का प्रोग्राम हमने IMF के साथ साइन किया है और जिसको आगे लेकर चलना है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जिसकी मंजूरी होनी है, उसके लिए पहली शर्त तो ये रोल ओवर कराने के हवाले थी, कर्ज से थी, जिसमें अभी तक हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली है। उसके अलावा हमने अवाम के लिए जो सख्ती आएगी वो सरकारी मुलाजमीन के लिए होगी, जब 28 के करीब इदारे जो हैं जिनकी राइट साइजिंग होगी और जिसमें से लोगों को फारिग किया जाएगा, बहुत से लोग बेरोजगार होंगे। तीसरी इसमें जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी 14 रुपए यूनिट की जो रियायत दी गई है 2 माह के लिए, उस पर IMF ने एतराज उठा दिया है और सूबों पर कड़ी शराइत लगा दी हैं कि वो वजारत खजाना की मुशावरत के बगैर कोई इकदाम नहीं उठा सकेंगी और शायद अक्टूबर में ये रिलीफ पंजाब हुकूमत के लिए देना मुमकिन ना हो। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 700 अरब रुपए का एक सोलर का ऐलान किया था कि आवाम को मुफ्त सोलर देने थे, उसके ऊपर भी IMF ने एतराज कर दिया है। तो IMF ने वो अच्छा, ये 3-4 एतराजात हैं, लेकिन शायद मुझे ये बताइएगा कि IMF ने भी आंख में पट्टी डाली है, क्योंकि ये कर्ज रोल ओवर तो कहीं भी सोल्यूशन नहीं है। कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, जो कि पिछले 5-6 साल से ना IMF की जानिब से इस तरह का कोई मुतालबा देखने को मिला और ना ही पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है। कर्ज को रोल ओवर करके तो फिर तो मामलात वहीं पे स्टक रहेंगे। बात आपकी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी फौरी तौर पर अगर हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है तो हमें कर्ज रोल ओवर ही कराना। रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो इतना शॉर्ट टर्म जो है वो नहीं होगा, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। लेकिन जो कर देखें, अभी IPPs की अभी आपने जिस तरह बात की है, अब IPPs का जो मामला है उसके ऊपर बड़ा शोर मचता है और 40 खानदानों का नाम भी आया, लेकिन उन 40 खानदानों के अगर हम IPPs को देखें और साथ में हुकूमत के सरकारी IPPs को देखें तो 51% जो पैसे मिलते हैं वो हुकूमत के सरकारी IPPs को मिलते हैं। और उसके बाद जो CPEC के अंदर जो IPPs शामिल हैं, जो अभी कुछ लगे हैं और 4 के करीब अगले उसमें लगने जा रहे हैं चंद सालों में, वो IPPs हैं। और ये इस तरह अगर ये एक बहुत बड़ा मसला है और आवाम के लिए अगर इन IPPs से जान छुड़ा ली जाए तो आवाम को जो है वो बिजली के बिलों के अंदर एक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बज़ाहिर उसमें अभी मुलाकातें जो हैं वो कुछ IPPs की कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं और आज भी कुछ IPPs को बुलाया गया है और हमारे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि हम बहुत छोटे हैं, ये जो छोटे IPPs हैं, असल मामला सरकारी IPPs और CPEC के तहत लगने वाले IPPs का है। तो ये तमाम मामलात हैं, जब इनसे अगर जब तक जान नहीं छुड़ाई जाएगी आवाम के लिए भी कोई रिलीफ नहीं होगा और IMF के प्रोग्राम जो हैं वो हमें मुसलसल लेने पड़ते रहेंगे और IMF से जान नहीं छुड़ा सकेंगे जब तक हम अपने अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे और अपने पांव पर खुद खड़े होने की। अच्छा, एक छोटा सा सवाल का मुझे एड्रेस कीजिएगा कि कर्ज रोल ओवर की आपने बात की थी, खबरें ये आ रही हैं कि चाइना ने कहा है कि ठीक है हम आपका कर्ज रोल ओवर कर देंगे, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा? मैं वही बात करने जा रहा हूं कि कर्ज रोल ओवर कराना जो है ये शॉर्ट टर्म है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है और इससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। अपने पांव पर हमें खड़ा करना होना पड़ेगा और अपने वसाइल पर हमें भरोसा करते हुए उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर जो है पाकिस्तान के मसाइल जो है हल होंगे। वरना ये यूं के तू रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पर ये जो मुआशी बोझ है और बेरोजगारी का जो बोझ है ये इसी तरह पड़ता रहेगा और इसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा।
जिस तरह कल भी हमारी मुलाकात थी जो वजीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक से, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, इन कैमरा थी, लेकिन उसमें उन्होंने भी जो बातें की हैं, बज़ाहिर उन्होंने प्लान दिए हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक प्लान के बारे में यह नहीं बताया कि हम इस प्लान पर अमल कर 3-4 प्लान हुकूमत शायद अभी इंटरनल प्लानिंग ही कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक की यही सूरत हाल है। ठीक हो गया। अच्छा, वजारत खजाना कमर्शियल बैंक से भी कुछ नई फाइनेंसिंग की बात कर रही है, वो क्या बातचीत कर रही है फाइनेंसिंग के लिए कमर्शियल बैंक से? ये भी वही आईएमएफ जो हमने अपने आईएमएफ की जो शराइत हैं वो जो हमारे एक्सटर्नल, एक तो हमें एक्सटर्नल जो गैप है फाइनेंसिंग का उसको हमने पूरा करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई फिस्कल गैप जो है वो बचा नहीं है, इस वक्त कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हम समझ लें हम तनी हुई रस्सी के ऊपर चल रहे हैं और अगर हमारा एक पांव भी इधर उधर के हुआ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। कमर्शियल बैंकों से भी इसी तरह कर्ज है। अब कमर्शियल बैंकों के लिए सबसे आसान काम यह है कि वो हुकूमत को लोन दे दे। 85% जो कमर्शियल बैंकों का लोन है वो हुकूमत लेती है और वहां से वापस आना बड़ा आसान है, और अवाम के लिए जो है वो उतना ही वो गैप कम होता जा रहा है। जब 85% आप जो है वो कमर्शियल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को दे देंगे तो 15% पीछे बचेगा अवाम को कर्ज देने के लिए। तो मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां कैसे आगे बढ़ेंगी? और ये जो बैंक हैं ये भी बड़े बड़े कारोबारी इदारों के हैं। एक बैंक जो है वो कर्ज जो है वो दूसरे को दे देता है और दूसरा जो है अपने कारोबारी इदारे को, वो जो 15% पैसे बचते हैं अपने कारोबारी इदारों को देता है। लोगों से वो पैसे इकट्ठे तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को देने के लिए उस वक्त उनके पास कोई नहीं है। स्टेट बैंक भी जो है 19% पर लाया है पॉलिसी रेट को, लेकिन ये 25% उस वक्त पॉलिसी रेट था जब पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी, जो इन्फ्लेशन रेट था, जो जब 34% चल रहा था। इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 11% पे आया है, लेकिन स्टेट बैंक जो है उसको कम करने के लिए ठीक हो गया। शायद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जानिएगा। शाहिद अजमल मौजूद थे जो कि मुआशी हालात के हवाले से हमें बता रहे थे, जो IMF की डील है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि अभी तक ये डील इल्तवा का शिकार है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।